हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने बताया था कि अब इस चैप्टर में हमें बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था कि किस तरह से हमारे यहाँ लो लेवल ऑफ इकोनॉमी था, हमारा डेवलपमेंट कम था, हमारे यहाँ अंडर डेवलपमेंट था। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, और अब थर्ड जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या डेवलप था, नहीं था, अगर था तो क्यों नहीं था, ये सब चीज़ हमें देखना है इसमें। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर स्टैगनेंट था, एग्रीकल्चर में इक्विटी नहीं था, इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो था वो नहीं था। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था एक्चुअली। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक अप द प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग इंजॉयड बाई द फॉर्मर। देखो क्या था, मैंने बताया था पहले कि ब्रिटिश आने से पहले इंडिया में एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस था। हम अपने सामान को प्रोड्यूस करते थे और वर्ल्ड में बेचते थे, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह जो था इंडिया में इंपोर्ट होता था उसकी वजह से। लेकिन ब्रिटिश ने अपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके उसको इंडिया से ख़त्म कर दिया। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो डिक्लाइन हो गया। बट सबसे बड़ी बात जो ये थी, ऐसा नहीं था हर कंट्री में, चाहे इंग्लैंड में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे पहले वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, बाद में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गया और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जगह पे मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हो गया, तो उन लोग को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में विद द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इट्स प्लेस वाज नॉट टेकन अप बाय मॉडर्न इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ी कमी थी ब्रिटिश का पॉलिसी का कि उन्होंने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया। इसके पीछे भी कारण है, ब्रिटिश ने क्यों मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया, क्यों अपने कंट्री में तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जगह मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप कर दिया और इससे उनका डेवलपमेंट रुका नहीं बल्कि और आगे बढ़ते गया और उनका इंडस्ट्री और डेवलप हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ ना होने का एक कारण है, एक ये कारण है कि उनको लगा कि अगर इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है तो इंडिया खुद का अपना सामान बनाना शुरू कर देगा, तो फिर हाँ वो अपने यहाँ से सामान ले के इंडिया में कैसे बेच पाएंगे। वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन में सामान बन रहा है उसके लिए इंडिया एक मार्केट डेवलप हो, और मार्केट ब्रिटिश गुड का मार्केट डेवलप होने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया में अपना कोई इंडस्ट्री डेवलप ना हो। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कोई इंडस्ट्री डेवलप होने ना दिया। दूसरा चीज़ था कि अगर इंडिया में अपना इंडस्ट्री डेवलप हो जाते मॉडर्न इंडस्ट्री, तो हम लोग अपना रॉ मटेरियल खुद ही यूज करना शुरू कर देते। तो ब्रिटिश को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता अपने एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके जितने भी सारे इंडस्ट्री लगे हुए थे ब्रिटेन में वो इंडिया के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं दिया। देखो, द प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू reduce India to the status of mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second to turn India into the sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country। ठीक है, ये मैं समझा दिया आपको कि what was the purpose behind systematically destroying modern industry in India। There were twofold objective. One was to convert India into a supplier of raw material to Britain and convert India as a importer of finished good। ये दो मकसद था जिससे कि उनका इंडस्ट्री आगे बढ़ते रहे और वो सर्वाइव करे, डेवलप करे ब्रिटेन। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods।
दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम ब्रिटेन। देखो अब देखो, एक तो क्या हो गया कि इंडिया में दो चीज़ आए इससे। जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने की वजह से जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एक तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ कि जो इंडिया में पहले जो डिमांड था लोगों का, उस डिमांड को मीट किया जाता था इंडिया से जो सामान प्रोड्यूस होता था उससे। अब क्या था कि जो जो डिमांड होता था उसको मीट करने के लिए ब्रिटिश अपने यहाँ से सामान बना के इंडिया में ला के बेचना शुरू कर दिया। तो इससे उनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड नाउ। तो दिस वाज द सिचुएशन दैट was created in India once because of the British policy that they implemented. During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress was remained very slow. ऐसा बात नहीं था कि हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ बाद में हुआ, ब्रिटिश के समय हुआ इनफैक्ट, लेकिन ये बहुत ही स्लो था। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर था कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज वेरी स्लो इन इंडिया, प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। इनिशियली द डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट मिल। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम टू इंडस्ट्री दैट वाज सेटअप इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश और लेट सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। तो क्या था, तो कॉटन और जूट इंडस्ट्री थे, ये शुरू हुआ इंडिया में। द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mill dominated by foreigners were mainly concentrated in Bengal। देखो दोनों इंडस्ट्री अलग अलग ओनरशिप था। जो कॉटन इंडस्ट्री था, आज भी कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादातर पंजाब गुजरात वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ग्रोइंग एरिया है ना, ब्लैक सॉयल है, कॉटन ग्रो होता है, तो ज़्यादातर मिल वगैरह जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लगे हुए हैं। और दूसरा इसका फीचर था कि दीज कॉटन मिल्स वर ओन्ड बाय इंडियन। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन इसके मालिक थे। बट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे जो क्लाइमेट है सूटेबल है जूट के लिए, यहाँ पे पानी वगैरह अवेलेबल है, और भी बहुत सारे सॉइल वगैरह जो है ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट मिल। तो जूट मिल यहाँ पे डेवलप हुए, लेकिन ये जूट मिल जो थे फॉरनर्स वर द ओनर ऑफ दी जूट मिल्स। तो ये एक था जो मैंने बताया कि शुरू में मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुए, बट बहुत स्लो थे। कौन से दो इंडस्ट्री थे, जूट और कॉटन इंडस्ट्री थे, कहाँ कहाँ पे थे, और हु वर द ओनर ऑफ दीज टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टाटा आज भी है टाटा मोटर जो है, या रतन टाटा या उनके ग्रैंडफादर लोग थे, उन्होंने इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे पहली बार 1907 में शुरू किया था। वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1907। और फ्यू ईयर, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है टिस्को का फुल फॉर्म लिखने के लिए, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री। दूसरा एक नंबर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन विच ईयर टिस्को वाज सेटअप इन इंडिया, कि कब हुआ था, और वो 1907 में 1907 में हुआ था। ए फ्यू अदर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ शुगर सीमेंट पेपर ऑल्सो केम अप आफ्टर सेकेंड वॉर। 1945 के बाद हम देखते हैं कि और भी कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुए, जिनमें थे शुगर इंडस्ट्री था, पेपर इंडस्ट्री था, सीमेंट इंडस्ट्री भी था। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, बट सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ था। और दूसरी बात है कि बहुत स्लो हुआ था। शुरू में तो कॉटन और जूट इंडस्ट्री थे, जो कि जूट इंडस्ट्री ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेटअप हुए, और कॉटन इंडस्ट्री वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेटअप हुए थे। और दोनों का ओनरशिप में डिफरेंसेस था। ओनरशिप जो था जूट इंडस्ट्री के फॉरेनर्स थे, और कॉटन इंडस्ट्री के जो थे वो आपका इंडियंस थे। इसके बाद हम टाटा के बारे में बताया हुआ कि टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया गया था इंडिया में 1907 में। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कुछ और इंडस्ट्री सेटअप कर दिए गए, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आपका शुगर इंडस्ट्री वगैरह भी सेटअप हुए। देखो और एक सेक्शन है इसके अंदर, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब मेरे को क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड इंडस्ट्री। देखो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो कि मशीन प्रोड्यूस करते हैं।
वो इंडस्ट्री जो मशीन प्रोड्यूस करते हैं और उस मशीन से हम फर्दर वो सामान बनाते हैं जो कि वी बाई डायरेक्टली एंड कंज्यूम इट। अब जैसे मान लो कि एक इंडस्ट्री है जो कि ब्रेड बनाता है, तो उस इंडस्ट्री को हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो सामान बनाता है हम डायरेक्टली यूज करते हैं अपने कंजम्पशन नीड के लिए। अगर मान लो एक इंडस्ट्री है जो कि मशीन बनाता है, और मशीन तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, वो मशीन फर्दर कोई सामान बनाता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं विच प्रोड्यूस मशीन दैट इज़ फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो थे उसकी कमी थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन। ठीक है, मैंने समझाया इसके बारे में क्या होता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चर यूनिट्स हियर एंड देयर, कुछ थे, ऐसी बात नहीं थी, कहीं कहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज लगे हुए थे। देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट टू द नियर होल सेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगर बहुत सारे कैपिटल इंडस्ट्री सेटअप हो जाते तो शायद वो भरपाई कर पाता जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में ख़त्म होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं 2-4 इंडस्ट्री थे, एंड वो 2-4 इंडस्ट्री जो थे इतने बड़े स्केल में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, रूइंड हो गया था, उसका कोई ये नहीं था, उसके जगह पे ये सारे इंडस्ट्री उसके भरपाई को फुलफिल नहीं कर पाते। फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। तो एक तो कमी क्या क्या बताया गया था हमारा, एक तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बहुत स्लो रेट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था। शुरू में कुछ इंडस्ट्री थे, बाद में सीमेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद मैंने बताया आपको कि कुछ और इंडस्ट्री सेटअप किए गए। कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो थे वो थे नहीं इंडिया में, बहुत कम थे, और इतना कम इंडस्ट्री जो हम जितना लार्ज स्केल में हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई, उसके जगह पे जो 2-4 इंडस्ट्री लगाने से उसका भरपाई नहीं हो पाया। दूसरी बात है, सबसे बड़ा चीज़ था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था जीडीपी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता था। मैंने बताया था पहले जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग कराने के समय कि जो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब होता है कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी सारे सामान बनाए जाते हैं उसके मनी वैल्यू को हम बोलते हैं आपका जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में बेसिकली 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उन तीनों को ऐड करके हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही लो था, बहुत कम था। ये कोई अच्छा बात नहीं है कि इंडस्ट्री कम, जब कोई भी कंट्री में इंडस्ट्री या टर्शियरी सेक्टर कम कंट्रीब्यूट करता है वो कंट्री लेस डेवलप होता है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है contribution from the agriculture declines and contribution from primary and secondary and tertiary sector keep on increasing। जब वो इंक्रीज होता है कंट्रीब्यूशन तो कंट्री डेवलप होने लगता है। आप आज देख लो जापान है, जापान में से 5% या 4% लोग जो हैं, 4% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी ऑफ जापान में। वहाँ पे सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एंड दैट इज़ द रीजन वाई जापान इज ए डेवलप कंट्री। सो इन ऑल द डेवलप कंट्री कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज़ कंपेरेटिवली मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में उस समय सेकेंडरी सेक्टर जो था बहुत कम कंट्रीब्यूट करता था। दिस इटसेल्फ इंडिकेट दैट इंडिया वाज लेस डेवलप कंट्री। Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector। पब्लिक सेक्टर में तो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर सब जगह नहीं था। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस हो जाता है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करने लगता है। मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के अंडर में था। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं किए। कुछ जो थे वो उनके पास थे, जिसमें रेलवे था, पावर जनरेशन था, कम्युनिकेशन, पोर्ट वगैरह, लेकिन और बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, एंड दैट वाज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इंडियन पीपल ओनली, और जो कि उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि इन्वेस्ट कर पाए, और इस तरह से वो सेक्टर प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाया। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। समझ में आया इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में? मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा तो एक एक करके आपको बताना पड़ेगा क्या है।